वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग झारखंड का पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी हम ऑलरेडी एक वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया था। बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का झारखंड का पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है। आप जब हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको वहाँ हर क्वेश्चन पेपर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ से जाकर उन क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स हों तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी economicsbydd@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इन अ मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें से बोला गया है कि जब हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसमें क्या होता है 8 इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाता है। ठीक है, 8 इंडस्ट्रीज को उसमें शामिल किया जाता है। तो इनमें से कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको हम उसमें शामिल नहीं करती। पिछली वीडियो का जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वहाँ पर मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स IIP जो था वो कराया था। लेकिन क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं। तो ये बोला गया है कि कौन सी एक इंडस्ट्रीज जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेक्सटाइल है, क्रूड ऑयल है। अब जो इंडस्ट्री उसमें शामिल नहीं होती 8 इंडस्ट्रीज में, वो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब हमें पता होना चाहिए कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री आती है वो है क्रूड ऑयल। सेकंड इंडस्ट्री है कोल इंडस्ट्री। थर्ड इंडस्ट्री है नेचुरल गैस इंडस्ट्री। एंड फोर्थ जो इंडस्ट्री है वो है रिफाइनरी। एंड फिफ्थ जो इंडस्ट्री है वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। एंड सिक्स्थ जो इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। ये सब जो है किसके अंदर आता है, 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर शामिल किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में नहीं आती। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है इसके अंदर भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी क्या होता है, इन 8 कोर इंडस्ट्रीज को क्या दी गई है, वेटेज दी गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वेटेज से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या वेटेज दी गई है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज को। तो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज को जो वेटेज दी गई है वो है 40.27% की क्या दी गई है, वेटेज दी गई है। तो आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्वेश्चन के अंदर जितना भी आप रिवाइज कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक कंजप्शन फंक्शन आपको गिवन है एंड वैल्यू ऑफ आपको MPS जो है वो निकालनी है। अब आप देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है, ये आपकी हो गई MPC। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आपके पास कितनी है, 0.8 आपके पास गिवन है। तो आप क्या करोगे, आप 1 माइनस MPC कर दोगे तो क्या आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आप 1 में से 0.8 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास MPS जो क्या आ जाएगा, 0.2 जो है आपके पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ ड्यूल इकोनॉमी। अब बोला गया है जो ड्यूल इकोनॉमी होती है उसकी फीचर्स क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन बोला है दीज हैव एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ लेबर एंड कैपिटल, कि जो ड्यूल इकोनॉमी होती है
उसके अंदर लेबर और कैपिटल की एग्जिस्टेंस होती है। सेकंड में बोला है दीज हैव एन एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेन ओन्ड एंड डोमेस्टिक ओन्ड कैपिटल, कि ड्यूल इकोनॉमी में एक तरफ तो जो फॉरेन है, बाहरी विदेशी कंपनीज, और डोमेस्टिक कैपिटल जो होती है वो दो भागों में बटा होता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, दे हैव प्रेजेंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट, कि इस ड्यूल इकोनॉमी में आपको एक तरफ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट मिलेंगे एंड दूसरी तरफ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट मिलेंगे। फोर्थ ऑप्शन देखिए, इसमें बोला गया है दे हैव प्रेजेंस ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ट्रेडिशनल सेक्टर। अब देखिए ड्यूल इकोनॉमी के जितने भी मॉडल्स होते हैं उसमें ये बोला जाता है, जैसे आप लुइस के मॉडल को देख लिए, रेनेस पाई का जो ग्रोथ का मॉडल है उसको उठा लीजिए, वो सब क्या है, ड्यूल इकोनॉमी मॉडल है। और उन ड्यूल इकोनॉमी मॉडल में क्या कहा गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो दो सेक्टर में बटी हुई है। एक तरफ हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर है और दूसरी तरफ हमारा क्या है, जो प्रेजेंस है हमारे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिशनल सेक्टर की। और ट्रेडिशनल सेक्टर क्या बोला गया है, एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल सेक्टर बोला गया है, कि आज भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेडिशनल टेक्निक्स का ही यूज़ करते हैं, और दूसरी तरफ हमारा कौन सा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो इसीलिए ड्यूल इकोनॉमी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है, दीज हैव अ प्रेजेंस ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिशनल सेक्टर। ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, कि आपको नेशनल इनकम इंडिया की मेजर करनी है तो कौन से एक मेथड का आप यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट है सेविंग मेथड, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। आप लोगों को पता है इनकम मेथड, आउटपुट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीन मेथड से तो हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, लेकिन सेविंग मेथड कोई मेथड हमारा नेशनल इनकम को मेजर करने का नहीं होता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है नेम द इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए किस इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था। फर्स्ट है ओलिवर हर्ट, सेकंड है जीन टॉयल एंड पॉल क्रूलमैन, रिचर्ड थीलर। आप देखिए जिस इकोनॉमिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कंट्रीब्यूशन के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, वो थे ओलिवर हर्ट। इनको 2016 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। अगला जो इकोनॉमिस्ट है, आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अगला जो हमारा इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम क्या है, जीन तिरोले। ठीक है, जीन तिरोले थे जो इकोनॉमिस्ट थे, इनको भी क्या दिया गया था, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला था 2014 के अंदर। ठीक है, 2014 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने एनालाइज किया था मार्केट्स की जो पावर्स होती हैं और उसके अंदर जो नेचुरल मोनोपोली होती है ना, उसका इन्होंने एनालाइज किया था। इनका जो काम था, इसके लिए इन्हें 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगले ऑप्शन देखिए, पॉल क्रूगमैन, तो इनको भी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। इनका जो कंट्रीब्यूशन था इंटरनेशनल ट्रेड में था। इंटरनेशनल ट्रेड में न्यू ट्रेड की जो थ्योरीज थी वो इन्होंने दी थी और इन्हें इनके काम के लिए 2008 के अंदर क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला है रिचर्ड थेलर। रिचर्ड थेलर को भी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है 2017 के अंदर। इनको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आपने देखा इनको कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में नोबेल प्राइज मिला था, इनको मोनोपोली को एनालाइज करने में नोबेल प्राइज मिला था, इनको इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था और इनको जो है बिहेवियरल थ्योरीज में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द शेयर ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर टू जीडीपी इन इंडिया 2013 एंड 14, 2013-14 में हमारी जो जीडीपी है उसके अंदर इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है।
तो यहाँ पर आपको आंसर टिक किया हो तो दिखेगा ही 24% 2013-14 में हमारी जीडीपी में क्या था, कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री सेक्टर का। अब आपको पता है कि हमारी जीडीपी 3 सेक्टर से मिलकर बनी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। अब इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो कितना था, 24% था। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो 18% के आसपास उनका कंट्रीब्यूशन था। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 57% था। तो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द मेन एम ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। जो 12th 5 ईयर प्लान था उसका मेन एम आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मेक इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग में क्या बनाना है, हब बनाना है। सेकंड ऑप्शन देखिए, ग्रेटर पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप पुश करोगे अपने अधोसंरचना का विकास करने के लिए, मतलब रोड बनाओगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करोगे। थर्ड देखिए, फास्टर, सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, कि आप बहुत जल्दी ग्रोथ करना चाहोगे, सस्टेन ग्रोथ करना चाहोगे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी फ़ायदा मिल सके, और इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहोगे। सेकंड है कि आप पॉवर्टी को रिडक्शन करना चाहोगे। 12th 5 ईयर प्लान जिसका टाइम ड्यूरेशन 2012 से 2013 में था, तो वहाँ पर 12वें पंचवर्षीय योजना में हमारा उद्देश्य क्या था कि जितना भी ज़्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन को हम प्रमोट कर सके उतना ज़्यादा हमें क्या करना था, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना था। अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 12th 5 ईयर प्लान में हमारी टारगेटेड जो ग्रोथ रेट हमने सोची थी वो हमने 9% सोची थी, लेकिन एक्चुअल में जो हमने अचीव की थी वो 8% अचीव की थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की जो ड्यूटीज़ हैं केंद्रीय बैंक की, वो हमारे देश में कौन जो है परफॉर्म करता है। तो हमें पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, और सभी काम इंडिया के जितनी भी ड्यूटीज़ हैं इंडिया की वो ये बैंक गवर्नमेंट की परफॉर्म करता है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल को हुआ, 1935 में हुआ, लेकिन किस एक्ट के तहत हुआ, 1934 एक्ट के तहत जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे। तो 2018 की अगर हम बात करें तो उस टाइम हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर उर्जित पटेल हो जाएगा। लेकिन अगर आज ये क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमसे करंट टाइम में क्या पूछा जाएगा, करंट टाइम के गवर्नर आरबीआई के कौन है, तो वो है शक्ति कांता दास, जो है वो क्या है, आरबीआई के जो करंट गवर्नर हैं। तो इसीलिए करंट टाइम पूछ ले तो शक्तिकांत दास, अगर 2018 की पूछेंगे तो उर्जित पटेल, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश इन ईयर। आईएमएफ की स्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा है तो सिंपल क्वेश्चन है 1945 में क्या हुआ था, आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता था, ये मॉनेटरी का पैसों का जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह का क्या करता था, मैनेजमेंट करता था, यही इसका काम था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बोली गई है। एक तरह की काउंसिल है किसके एडवांसमेंट के लिए, पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसका संबंध किससे है। तो ये क्या था, ये एक तरह का प्रोग्राम था, ठीक है, CAPRT कारपेट जो है एक तरह का क्या था, एक तरह का इनका प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे किसने चलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एक ये संस्था है, ये किसी संस्था का नाम है और इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया था। इनका जो मोटिव था इसको चलाने का, इस प्रोग्राम को इसलिए चलाया गया था ताकि जो रूरल सेक्टर है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो और हर तरीके से हम गाँव का विकास कर सकें,
ठीक है, गांव में क्या हो सके, रूरल सेक्टर में भी खुशहाली आए और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का हो, वेलफेयर लेवल पर हो। तो हमें कहीं ना कहीं रूरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी को वहाँ इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ की प्रोग्रेस को इवेलुएट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, एक तरह से हम कह सकते हैं 1986 में हमने ये काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन प्लान ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि हमने असिस्टेंस करनी थी, इवेलुएट करना था रूरल वेलफेयर प्रोग्राम्स को। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेज पेड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। मनरेगा का जो संबंध है उसका किसके साथ है? अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, मनरेगा के तहत गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को क्या दिया था, रोजगार दिया था कि साल में कम से कम, जिनको किसी तरह से रोजगार नहीं मिलता, कम से कम मनरेगा के तहत 100 दिन उन्हें अवश्य ही रोजगार मिलेगा। अब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मनरेगा स्कीम है उसका संबंध किससे है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि जो मनरेगा स्कीम्स में जो वेज रेट दी जाती है, जो वेज रेट तय की जाती है कि पर डे का एक लेबर को कितना मिलेगा, वो किसके साथ मिलकर तय किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। अब आप देखिए मनरेगा में जो काम दिया जाता है वो लेबर को दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या वेज रेट दी जाएगी उसका जो संबंध है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर से है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर 2001 सेंसेक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स ऑफ झारखंड इज एंगेज इन सर्विस सेक्टर। 2001 का जो सेंसेक्स है उसके हिसाब से टोटल वर्क फोर्स में से कितने लोग सर्विस सेक्टर में जो है वो लगे हुए हैं। अब आपको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है लेबर फोर्स का, एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क फोर्स का। तो लेबर फोर्स के अंदर क्या आता है, वो सभी लोग आते हैं जिनको काम मिला होता है और जो बेरोजगार भी होते हैं, वो भी काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिला। ठीक है, लेबर में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिनको काम मिल जाता है, एक जिनको काम नहीं मिलता। तो लेबर फोर्स के अंदर अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन वर्क फोर्स में होता है कि वो लोग जिनको एक्चुअल में काम मिल रहा है, लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो एक्चुअल में करंट टाइम पीरियड में काम कर रहा है, वो हमारा वर्क फोर्स में आता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2001 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर में झारखंड के कितना वर्कफोर्स एंगेज था। तो 2001 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा झारखंड स्टेट है उसका 29% जो लोग था, 29% वर्कफोर्स किस में थी, सर्विस सेक्टर में काम कर रही थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाइक इन मिनिमम स्पॉट प्राइस ऑफ ग्राम फॉर मार्केटिंग ईयर 2016-17 ओवर एमएसपी ऑफ 2015-16। अब यहाँ पर ग्राम का मतलब है चना, चने के लिए क्या दी गई थी, एमएसपी तय की जाती है, ठीक है, मिनिमम स्पॉट प्राइस गवर्नमेंट द्वारा। तो ये बोला गया है कि 2015-16 में जो मिनिमम स्पॉट प्राइस तय किया गया था 2016-17 में, उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है। तो वहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है वो पर क्विंटल 250 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ 2016-17 में 2015-16 के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट EX एंड इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट EM मार्शल लर्नर कंडीशन, ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड का है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि BOP जो है सरप्लस में रहेगा, बैलेंस में रहेगा या डेफिशिएट में रहेगा। तो वहाँ पर मार्शल लर्नर ने कंडीशन दी है कि जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होती है, तो वहाँ पर
टर्म्स ऑफ ट्रेड कहें या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहता है, सुधार रहता है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट लेस देन 1 होती है तो वहाँ पर बीओपी क्या होता है, डेफिशिएट में होता है या टर्म्स ऑफ ट्रेड उनके फेवर में भी नहीं होती। अगर बात करें बराबर होते हैं तो उनका भुगतान शेष में संतुलन पाया जाता है। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि कब फायदे की बात होती है, तो जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ग्रेटर देन 1 होती है तब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अनफेवरेबल फर्स्ट सिचुएशन में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू with regards to the limit for investment in plant and machinery या equipment for small manufacturing unit under MSME Act 2006। अब यहाँ पर हमसे इन्वेस्टमेंट की लिमिट पूछी है। किस में इन्वेस्टमेंट की लिमिट पूछी है कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें आपसे लिमिट पूछी गई है। और किस एक्ट के तहत, MSME एक्ट जो 2006 है उस एक्ट के तहत कितनी इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में की जा सकती है। तो अब देखिए MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, अब आपको पता है इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। तो 2018 में जो लिमिट तय की गई थी वो लिमिट क्या थी, 2018 में लिमिट जो तय की गई थी उसमें ये बोला गया था कि अगर आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, पर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम लिमिट कितनी थी, मिनिमम लिमिट थी 20 लाख और मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 5 करोड़ थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में 2020 के अंदर जो नया जो क्राइटेरिया आया मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट का, सर्विस सेक्टर के टर्नओवर का, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन अगर करंट टाइम पीरियड में आएगा तो किस हिसाब से आएगा, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखिए अब जो है डेफिनेशन में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। अर्लियर डेफिनेशन क्या थी, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल की। ठीक है, वहाँ पर देखिए स्मॉल में क्या था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, देखिए कि माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं अगर आपके, तो आपको ये लर्न होना चाहिए, पहले वाला भी और जो करंट टाइम पीरियड में चल रहा है वो दोनों भी। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस पहले क्या था, सर्विस एंटरप्राइज ही था, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज था। अब देखिए स्मॉल माइक्रो की लिमिट दी गई है, स्मॉल की, मीडियम की। अब जो चेंज कर दिया गया है, अब पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और सर्विस एंटरप्राइज अलग अलग थे, अब उन दोनों को मिला दिया गया है। अब जो है बोला गया है कि अगर आपको माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक जो है वो चला जाएगा। स्मॉल के लिए बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और टर्नओवर आपका कितना होना चाहिए, 50 करोड़ होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। तो आपको प्रीवियस वाली भी और नई वाली जो लिमिट्स है वो भी क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला है द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस बाय। रोलिंग प्लान जो लाया गया था वो कंसेप्ट किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है लाया गया था गुर्नल मिडाल द्वारा जो है रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लाया गया था 1978 में रोलिंग प्लान जो है लाया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्नल मिडाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच फंड वाज अप्रूव बाय वर्ल्ड बैंक। कितना फंड जो है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तेजस्विनी द प्रोजेक्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल यंग वुमेन इन झारखंड। क्या हुआ था, ये एक प्रोग्राम था जो झारखंड की गवर्नमेंट ने चलाया था। इस प्रोग्राम का नाम था तेजस्विनी और ये प्रोजेक्ट क्या करता था, इस प्रोजेक्ट का काम था कि जो एडोलसेंस गर्ल्स हैं
उनको आप किस तरह से एम्पावर कर सकते हो। ठीक है, 14 से 24 साल की जो लड़कियां हैं उनको एम्पावरमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है चलाया गया था। और ये प्रोग्राम 2016 के अंदर, कब, झारखंड गवर्नमेंट ने 2016 में चलाया। और इस प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी झारखंड गवर्नमेंट की मदद की थी। और यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कितने की मदद की गई थी। तो $63 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक ने किसको दिए थे, झारखंड की सरकार को दिए थे इस प्रोग्राम के लिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है ड्यूरिंग द विच प्लान इंडिया रजिस्टर्ड अ लोवेस्ट एक्चुअल ग्रोथ रेट। कौन सा टाइम पीरियड ऐसा था प्लान का जब हमने सबसे कम ग्रोथ रेट को अचीव किया था। 4th 5 ईयर प्लान, 5th, 6th, 7th। 4th 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जब हमारा 3rd 5 ईयर प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो 4th 5 ईयर प्लान में हमने सबसे कम जो है वो हम कहें ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव की थी। 4th 5 ईयर प्लान में हमारा टारगेट था 5.6% ग्रोथ रेट का, लेकिन जो हमने अचीव किया था वो था 3.3%। तो जो कि इन सभी प्लान्स में सबसे कम था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें 5th 5 ईयर प्लान में हमने एक्चुअल ग्रोथ रेट जो अचीव की थी वो थी 4.8%। और हमने 7th 5 ईयर प्लान में जो एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव की थी वो 6% थी। और 10th 5 ईयर प्लान में हमने ग्रोथ रेट को जो अचीव किया था एक्चुअल वो 8% था। और अभी मैंने आपको बताया 4th 5 ईयर प्लान में जो आपने ग्रोथ रेट अचीव की थी 3.3% थी। तो आप देखिए यहाँ 3.3, ये 4.8, ये 6 और ये 8%। तो यहाँ पर इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। कभी भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आपका जरूर ध्यान जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है विच इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बजट इन इंडिया। सबसे पहले जो इंडिया के अंदर बजट सिस्टम स्टार्ट किया गया था तो कब जो है या किन के राज के अंदर जो है इंडिया में बजट सिस्टम जो है स्टैब्लिश किया गया था। कैनिंग जो है उस टाइम जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट सिस्टम इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द एरा ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड था उसमें सबसे पहले इंडिया में बजट सिस्टम जो है स्टार्ट किया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे एस्टीमेट। ठीक है, जो सर्वे का एस्टीमेट है कंडक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन, और ये सर्वे किसने किया, प्लानिंग कमीशन ने किया। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बीपीएल 2012 में। 2012 के अंदर जो प्लानिंग कमीशन ने जो सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग कितने % लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पाए गए थे। तो जो प्लानिंग कमीशन का सर्वे था उन्होंने कहा था कि 22% लोग ही क्या है बीपीएल के नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मोनोपोली पावर इज अ फर्म। मोनोपोली पावर जो है उसका संबंध किससे है। यहाँ पर देखिए मोनोपोली पावर कैसे डिसाइड होती है किसी भी फर्म की, वो उसकी इलास्टिसिटी पर डिसाइड करती है। अगर क्या होता है किसी बंदे के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इलास्टिसिटी उसकी कम होती है तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी में और मोनोपोली पावर में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव होता है। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी कम उतनी ज़्यादा मोनोपोली पावर ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी ज़्यादा मोनोपोली पावर उसके पास उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पर आप देखिए मोनोपोली पावर ऑफ अ फर्म इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बात बिल्कुल सही है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ उसका उल्टा संबंध है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी तो मोनोपोली पावर क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। जो बजट बनाया जाता है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी लेके आना, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना इनकम का, प्रमोशन करना आप ग्रोथ, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है बजट में हमारा होता है प्राइस की स्टैब्लिशमेंट करना,
इनकम को किस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, प्रमोशन करना, ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करना। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव हमारे बजट के अंदर आते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। ये सबसे पहली बात हमने क्या पहचाना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव जो है इंस्ट्रूमेंट है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक इसका यूज करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सेल भी करती है और परचेज भी करती है किसकी, सिक्योरिटीज की, ताकि क्या कर सके, मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सके। तो हम क्या कहेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज है जिसके द्वारा वो क्या करती है, परचेज करती है और सेल करती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को और इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंडिया लार्जेस्ट रीजनल रूरल बैंक। जो इंडिया का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कौन सा बैंक ऐसा है जो सबसे बड़ा है। तो केरल के अंदर जो ग्रामीण बैंक है वो जो है इंडिया का सबसे बड़ा रीजनल रूरल बैंक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आज हमने 25 से लेकर 50 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप सो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपके पास किसी भी स्टेट के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स हों और आप चाहते हैं कि हम उनको सॉल्व करें तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी economicsbydd@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।